राजस्थान के इतिहास में अभी हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में अभी तक हमने मेवाड़ के इतिहास में अब तक हमने मेवाड़ के जो प्रमुख राजा है उसमें रतन सिंह तक हमने पढ़ा था। रतन रतन सिंह के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर अटैक किया था, जिसमें रतन सिंह शहीद हो गए थे, लड़ते हुए मारे गए थे। और यह चित्तौड़ का पहला साका भी था जिसमें पद्मिनी ने जौहर किया था। साका का मतलब भी मैंने आपको समझाया था। साका मतलब जिसमें जौहर भी होता है और केसरिया भी होता है। जौहर में रानियां होती थी, वो अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देती थी, और केसरिया के अंदर जो अंतिम क्षणों की युद्ध के अंतिम क्षणों में राजा होता था, युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त होता था। मेवाड़ के इतिहास में फिर मैंने आगे आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ के ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है और चित्तौड़ के ऊपर अपने बेटे खिजर खां को गद्दी के ऊपर बिठा देता है और चित्तौड़ का दूसरा नाम खिजराबाद रख देता है। खिजराबाद चित्तौड़ का नया नाम होता है। खिजर खान ने चित्तौड़ के अंदर एक पुल भी बनाया था गंभीरी नदी के ऊपर। ये यहाँ तक हमने चित्तौड़ का इतिहास। अब इसके बाद में हमने पढ़ा था कि कुछ समय तक खिजर खान चित्तौड़ के ऊपर राज करता है, उसके बाद में वापस दिल्ली लौट जाता है और अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पर मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ के ऊपर चित्तौड़ का कमांडर बना देता है। चित्तौड़ के ऊपर मालदेव सोनगरा राज करता है। अब यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बता देता हूँ कि मालदेव सोनगरा कौन है। उसी समय जब चित्तौड़ के साथ में अलाउद्दीन खिलजी का विवाद चल रहा होता है, उस टाइम क्या होता था कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी वो गुजरात के ऊपर बार बार आक्रमण करती थी। तो एक बार ऐसा ही मामला हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी वो गुजरात को लूटने के लिए गई थी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी उन्होंने लूटा था। गुजरात के अंदर खूब लूटपाट करके जब वो वापस आ रहे थे, तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब वो गुजरात जा रहे थे गुजरात को लूटने के लिए, तो रास्ते में चित्तौड़ पड़ता है। चित्तौड़ का की सीमा के अंदर जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया था, चित्तौड़ वालों ने उनसे टोल टैक्स, एक तरीके से कर वसूला था। चित्तौड़ ने कर वसूला था, तो उस कर को वसूलने के कारण भी जो बादशाह था वो बहुत नाराज था। तो उस टाइम में जो सेना थी, चित्तौड़ के अंदर से जो सेना गई थी, उस सेना का जो कमांडर था वो उल्लूक खां था। उल्लूक खां अलाउद्दीन खिलजी का एक महत्वपूर्ण सेनापति था। इसके बारे में हम बार बार आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर लगभग जितने भी अटैक किए थे वो उनमें जो सेनापति होता है अलाउद्दीन खिलजी का, वो उल्लूक खां ही होता है। ये एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेनापति था इसका। जब उल्लूक खां ने गुजरात को लूटा, गुजरात को लूटने के बाद में उसने सोचा कि मैं अपना वापस जाने का रास्ता, दिल्ली जाने का रास्ता वो बदल देता हूँ। तो उसने चित्तौड़ से ना होते हुए उसने अपने जालोर वाला रास्ता चुना। तो उस समय जालोर का जो शासक था, जालोर का शासक वो था कानड़देव सोनगरा। कानड़देव सोनगरा। ये सोनगरा मैं आपको आगे के लेक्चर में पढ़ाऊंगा। जब चौहान वंश पढ़ाऊंगा तो चौहान वंश की एक शाखा थी, चौहान वंश की शाखा, तो उसी से निकली हुई ब्रांच है सोनगरा। सोनगरा चौहान वंशी थे। जब ये वापस जालोर से होकर के अलाउद्दीन खिलजी की सेना दिल्ली जा रही थी, तब रास्ते में कानड़देव सोनगरा अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूट लेता है। अलाउद्दीन की सेना को लूट लेता है। अलाउद्दीन की सेना को लूट करके वहां से सोमनाथ का जो मंदिर था उसको तोड़ करके उन्होंने जो शिवलिंग के टुकड़े अपने साथ ले जा रही थी अलाउद्दीन की सेना, उन शिवलिंग के टुकड़ों को भी कानड़देव इनसे छीन लेता है और छीन करके आगे कालांतर के अंदर जालोर के अंदर कई मंदिर बनवाए जहां पर उन्होंने उन शिवलिंग के जो टुकड़े थे उनको रखा था। जब कानड़देव लूट लेता अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, तो अलाउद्दीन खिलजी को जालोर के ऊपर आक्रमण करने का भी एक बहाना मिल जाता है, रीजन मिल जाता है, पर्पज मिल जाता है। तो आगे कालांतर में जाकर के अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर के ऊपर भी आक्रमण करती है। कानड़देव सोनगरा था, इसी का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा।
मालदेव सोनगरा और कानरदेव सोनगरा के बीच में उत्तराधिकार का एक तरीके से युद्ध और संघर्ष चल रहा था। तो मालदेव सोनगरा था वो अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। मालदेव सोनगरा सोचता है कि कानरदेव की अलाउद्दीन खिलजी के साथ में वैसे भी नहीं बन रही है, तो मैं अलाउद्दीन खिलजी की सहायता के लिए दिल्ली चला जाऊंगा, तो अलाउद्दीन मेरी सहायता कर देगा और कानरदेव सोनगरा को हरवा करके वहां पर मेरे को गद्दी पर बिठा देगा। ये वही मालदेव सोनगरा है जिसको कालांतर में जाकर के चित्तौड़ का राजा बना देता है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि एक बार जालोर को तो छोड़ दो, हमारे पास में चित्तौड़ की सीट खाली है, तो आपको मैं चित्तौड़ का राजा बना देता हूं। तो ये मालदेव सोनगरा वही होता है। इस कानरदेव सोनगरा का एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है बीरमदेव सोनगरा। बीरमदेव सोनगरा। जब मैं आगे सोनगरा पढ़ाऊंगा चौहान वंश के अंदर, तब मैं आपको बताऊंगा कानरदेव सोनगरा बीरमदेव सोनगरा था। इन दोनों ने मिलकर के अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया था। उस युद्ध की भी सारी कहानियां डिस्कस करेंगे हम, और वो युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, जालोर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। सोनगरा इसलिए इसका नाम इन्होंने अपना नाम के आगे सोनगरा इसलिए लगाना शुरू किया था। लोग ये मानते हैं कि ये सुवर्णगिरी की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ, जैसे जालोर का जो किला उसको सुवर्णगिरी फोर्ट भी बोलते हैं, तो सुवर्णगिरी वो सोनगरा इसी तरीके से कुछ कोरिलेटेड है। तो आप बस केवल इतना याद रखना। मेरे को अचानक से याद आ गया मालदेव सोनगरा, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि ये मालदेव सोनगरा कहाँ से आया था, कौन था। ठीक है, मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ के ऊपर अपना राजा बना देता है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। फिर मालदेव सोनगरा कुछ समय तक चित्तौड़ के ऊपर राज करता है। फिर मालदेव सोनगरा का एक बेटा होता है, कुछ बीच में और आते हैं। मालदेव सोनगरा का बेटा होता है, बीच में कोई नहीं आता। मालदेव सोनगरा का बेटा होता है जिसका नाम होता है हाँ हाँ, चित्तौड़ के ऊपर मालदेव सोनगरा राज करने लग जाता। मालदेव सोनगरा का बेटा है बनवीर सोनगरा। बनवीर सोनगरा। फिर ये बनवीर सोनगरा यहाँ का चित्तौड़ का कमांडर बन जाता है। यहाँ तक हमने रतन सिंह पढ़ा था। अब बनवीर सोनगरा के आगे की कहानी हम आगे वाले लेक्चर के अंदर पढ़ते हैं। फिर आता है 1326। हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। 1326 के अंदर एक राणा हमीर एक जो मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर ही एक गांव था सिसोदा गांव, वहां का रहने वाला था ये हमीर। ये अपनी एक सेना इकट्ठी करता है। सेना इकट्ठी करके चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। आक्रमण करके किसको? हमीर वर्सेज बनवीर सोनगरा। उस टाइम में बनवीर सोनगरा यहाँ का कमांडर होता है। बनवीर सोनगरा को हरा देता है और चित्तौड़ के ऊपर वापस कब्जा कर लेता। एक बार पुनः 1326 के अंदर चित्तौड़ के ऊपर वापस गुहिल वंश का वापस अधिकार हो जाता है। ये गुहिल वंश का ही था, ये हमीर था ये। इसके बाद से हमीर के बाद में से क्या होता है कि इसके पहले मैंने आपको बताया था रावल, जो हमीर से पहले के जो गुहिल वंश के जो राजा हुए थे वो अपने नाम से पहले रावल लगाते थे। हमीर के बाद में अपने नाम के आगे राणा लगाना शुरू कर दिया। राणा लगाना शुरू कर दिया, ये याद रखना। ठीक है, हमीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें अब हम पढ़ेंगे। हमीर का जो शासन रहा था वो 1326 से लेकर के 1364 तक रहा था। ठीक है, इसके बाद एक तो राणा लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक हमीर को कहा जाता है। ये सिसोदा गांव का था। जो सिसोदा गांव का था, तो कहते हैं इसके बाद में गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा का राज यहां पर आरंभ हो गया था। ठीक है, ये गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा से था। तो इसके बाद से
हमीर के बाद से 1326 के बाद में गुहिल वंश की जो सिसोदिया शाखा थी, उसका राज चित्तौड़ के ऊपर या मेवाड़ के ऊपर शुरू हो गया था। ठीक है, इसके बाद में सभी लोग राणा की उपाधि लगाना शुरू कर दिया, ये भी मैंने बता दिया था। अब हमीर ने एक क्या था कि चित्तौड़ के अंदर एक मंदिर था, उसका निर्माण करवाया था, बरवड़ी माता। बरवाड़ी माता भी कहते हैं, कहीं पर बरवड़ी माता भी कहते हैं, बरवड़ी माता, और इसको अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। ये फिर आगे जाकर के जो गुहिल वंश की इष्ट देवी बनी। इष्ट देवी, देखो किसी भी वंश की इष्ट देवी बहुत सारी हो सकती हैं और अलग अलग हो सकती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बदल भी सकती है और बहुत सारी भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन कुल देवी एक ही होती है। ठीक है, इनकी कुल देवी है, जो गुहिल वंश की कुल देवी है, कुल देवी है, उनका नाम है बाण माता। ये याद रखना, बाण माता। बाण माता इनकी कुल देवी है और बरवड़ी माता आगे जाकर के इष्ट देवी होगी। ठीक है, हमीर ने आगे जाकर के कुछ इसको एक वो कहते हैं ना कि उपाधि मिली थी, उपाधि मिली नहीं थी, आगे जाकर के एक कुंभा, एक बहुत ही ताकतवर सम्राट हुआ था मेवाड़ का, उन्होंने इनको एक उपाधि दी थी जिसका नाम था विषम घाटी पंचानन। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि विषम घाटी पंचानन किसको कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का मतलब यह था कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर इसने स्थिति को संभाला, इसलिए इसको विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई थी। ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति है ना, उसके अंदर लिखा हुआ था, ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर ये बात लिखी हुई अपने को मिलती है, इसलिए इसको विषम घाटी पंचानन भी इनको कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर इसके प्रमाण मिलते हैं। और एक रसिक प्रिया एक पुस्तक थी, रसिक प्रिया के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, कुंभा की पुस्तक थी रसिक प्रिया, इसके अंदर इसको वीर राजा की उपाधि दी गई है, वीर राजा की उपाधि। रसिक प्रिया में इनको वीर राजा की उपाधि दी गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमीर के बारे में। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि सिसोदा गांव की स्थापना किसने करी थी। ये जो सिसोदा गांव था, इसकी स्थापना की थी राहब ने। राहब था, इसने सिसोदा गांव था, इसकी स्थापना करी थी। इसके बाद में कुछ और राजा है, उनको हम छोड़ देते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट राजा आता है वो राणा लाखा आता है। राणा लाखा ये इंपॉर्टेंट है, जिसको लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है। इन्होंने चित्तौड़ के ऊपर शासन किया था 1382 से लेकर के 1421 तक। इनका लंबा कार्यकाल रहा था, 1382 से लेकर के 1421 तक। जब लंबा कार्यकाल रहा था तो इन्होंने कुछ काम भी करवाए होंगे, इसलिए हम राणा लाखा को पढ़ते हैं। देखो राणा लाखा है, लाखा को हम लक्की समझ सकते हैं इसको, ये लक्की था। ये लक्की क्यों था? लक्की तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लक्की वर्ड आपके दिमाग में आएगा तो कुछ चीजें हैं वो आप आसानी से आपके याद रह जाएंगी। एक तो ये था कि जो जावर था उदयपुर में, जावर कहाँ है? उदयपुर में। वहां पर चांदी की खान प्राप्त हुई, चांदी की खान। देखो अपने आप ही घर बैठे चांदी आ गई, तो इसलिए मैं इसको कहता हूं लक्की था। दूसरा, एक बंजारे ने पिछोला झील का, बंजारे ने, अब बंजारे का क्या नाम था ये तो नहीं मिलता कहीं पर भी। बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था, पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील है, इसी के पास में नटनी का चबूतरा है। अब ये नटनी का चबूतरा, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी हम नहीं डिस्कस करेंगे, ये समझ लो एक नटनी थी, उसने शर्त लगाई थी लाखा के साथ में कि मैं पिछोला झील थी इसको पूरा एक रस्सी के ऊपर पार कर लूंगी।
फिर वो रस्सी को नहीं पार कर पाती है, बीच में कुछ हो जाता है, वो पिछोला झील में डूब करके मर जाती है, तो उसकी याद में नटनी का चबूतरा बनाया था। कुछ ऐसी कहानी है। ज़्यादा कहानी अपने को एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम ये चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। नटनी का चबूतरा केवल इतना ही याद रख लेना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है एग्जाम के अंदर, जो राणा लाखा थे। अब पुराने टाइम में जो राजा थे उनके बहुत सारी रानियां होती थी, तो इनकी एक रानी थी हाडी रानी। हाडी रानी हाड़ा वंश था, ये बूंदी का था। हाडी रानी थी, तो राणा लाखा ने हाडी रानी के साथ शादी करी थी। तो शादी करी थी, तो शादी के बाद में वापस से राणा लाखा रानी को लेकर के चित्तौड़ आया था। तो यहाँ पर हाडी रानी का एक भाई भी साथ में आया था। राणा लाखा को हाडी रानी ने यह कह दिया था कि बूंदी का गढ़ है वो ज्यादा अच्छा है। तो राणा लाखा को वो बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा था कि मैं अभी के अभी अटैक करके कि बूंदी के गढ़ को गिरा दूंगा, तोड़ दूंगा। उसके बाद में केवल चित्तौड़गढ़ ही सबसे बड़ा और सुंदर गढ़ बचेगा। तो लोगों ने बहुत समझाया, फिर अंत में जाकर के एक नकली बूंदी बनाई थी। नकली बूंदी बना करके कहा था कि राजा ने आप शपथ खा ली कि बूंदी को गिराएंगे। तो लोगों ने सलाह दी कि एक नकली बूंदी का निर्माण, नकली बूंदी बनाई जाए, एक बिल्डिंग बनाई जाए जिसका नाम बूंदी रख दिया जाए, और उसको राणा लाखा तोड़ देंगे। तो राणा लाखा का जो वचन होगा, जो जिद होगी, वही पूरी हो जाएगी। तो नकली बूंदी को बना करके राणा लाखा को तोड़ने के लिए उस नकली बूंदी पर राणा लाखा अटैक करते हैं। तब नकली बूंदी के पास में ही एक लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम था कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा, जो इस हाडी रानी का भाई होता है, जो लगभग 12-13 साल का लड़का था। ये बोला कि मैं इस नकली बूंदी को भी, बोला बूंदी चाहे नकली हो या असली हो, जब तक हाड़ा है तब तक बूंदी को नहीं गिरने देंगे। तब राणा लाखा ने बहुत समझाया उसको, लेकिन वो नहीं माना। तो अंत में जाकर के राणा लाखा और कुंभाहाड़ा के बीच में युद्ध होता है और कुंभाहाड़ा को मार दिया जाता है। तो जीके का एक क्वेश्चन भी बन गया कि कौन राजा था, कौन था जो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था? वो था कुंभाहाड़ा। ये कुंभाहाड़ा, एक कुंभा अपना मेवाड़ का भी राजा हुआ था, उनको मत समझ लेना, कुंभाहाड़ा था। ठीक है। अब एक बहुत ही रोचक कहानी भी थी राणा लाखा के शासनकाल में। राणा लाखा था, ये था राणा लाखा, इसका बेटा था राणा चुंडा। ये जो मेवाड़ के थे, और इधर था मारवाड़। मारवाड़ का राजा था, ये तो थे गुहिल वंश के थे, और ये थे राठौड़। मारवाड़ का राजा था, उसका था चुंडा। चुंडा की एक लड़की थी, उसका नाम था हंसाबाई। राजकुमारी थी चुंडा की, उसका नाम था हंसाबाई। हंसाबाई का रिश्ता राणा चुंडा के साथ लेकर के कुछ लोग आए थे मारवाड़ से। ये मारवाड़ लिख दो। तो जब दरबार लगा हुआ था वहां पर उन्होंने ये कहा कि हम हंसाबाई का, जो मारवाड़ का जो राजा था, उसकी राजकुमारी का रिश्ता लेकर के आए हैं। तो राणा लाखा ने सोचा कि ये मेरे लिए रिश्ता लेकर के आए। तो राणा लाखा ने कहा कि मैं इस उम्र के अंदर भी मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, वाह क्या बात है। तो लोगों ने कहा कि नहीं साहब, आपके लिए नहीं है रिश्ता है राणा चुंडा के लिए। लेकिन राणा चुंडा ने यह कहा कि जब मेरे पिता ने रिश्ता स्वीकार कर लिया तो अब मैं शादी नहीं करूंगा। लोगों ने बहुत समझाया लेकिन चुंडा नहीं माना। फिर मारवाड़ वालों ने कहा कि हम राणा लाखा के साथ हंसाबाई की शादी कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। एक शर्त रखी, शर्त यह रखी कि हंसाबाई का बेटा होगा, वो मारवाड़ का अगला शासक बनेगा, वो मेवाड़ का राजा बनेगा। तो राणा लाखा का जो सबसे बड़ा बेटा था वो था चुंडा।
तो ये बात चुंडा के सामने आई, तो चुंडा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। चुंडा ने कहा कि ठीक है, मैं अपने पिता की शादी के लिए राजकाज छोड़ने को तैयार हूं। और उसी टाइम में ये निर्णय हुआ कि हंसाबाई के जो भी पुत्र होगा वो ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि राणा चुंडा था, इसने अपने पिता की शादी के लिए चित्तौड़ का राज था वो छोड़ दिया था, इसलिए इसको मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म भी कहा जाता है। ठीक है, ये था हंसाबाई विवाद, हंसाबाई वाला मामला। ठीक है, कि राणा लाखा के साथ में हंसाबाई की शादी होती है, किस शर्त के ऊपर होती है कि हंसाबाई का जो बेटा होगा वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। और राणा चुंडा ने इस बात को स्वीकार किया और उसने जो अपना जो राजा उत्तराधिकार का जो रूल था उसमें ये स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं मेवाड़ की गद्दी से अपना हक है वो छोड़ रहा हूँ। इसलिए ही राणा चुंडा को भीष्म, मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, या मेवाड़ का भीष्म पितामह, या मेवाड़ का भीष्म, जो भी। ठीक है। लेकिन जब राणा चुंडा ने ये इतना बड़ा त्याग किया तो वहां के जितने भी सामंत थे उन्होंने कहा कि राणा चुंडा को कुछ विशेषाधिकार भी देने चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है मेवाड़ के लिए। तो सामंतों के कहने से और वहां के दरबार के जो भी लोग थे उनके कहने से राणा चुंडा को कुछ नए विशेषाधिकार दिए। एक तो ये विशेषाधिकार दिए थे कि मेवाड़ के जो 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे उसमें 4 चुंडा को दिए जाएंगे, कि राजा तो नहीं बनाया जाएगा, तो इसको एक सामंत तो जरूर बनाया जाएगा। पहले यही होता था कि जो राजा के बेटे होते थे जिनको राजा नहीं बनाया जाता था उनको कुछ ठिकाने देकर के उनको सामंत बना दिया जाता था। तो यही चुंडा के साथ में हुआ। लेकिन चुंडा को कहा कि कुछ ज्यादा अच्छा मिलेगा चुंडा को। तो चुंडा को कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए थे? एक तो थे कि 16 में से 4 प्रथम श्रेणी के ठिकाने दिए जाएंगे। किसको? चुंडा को। और उसमें से एक था सलुम्बर, जो सबसे बड़ा ठिकाना होता था। सलुम्बर उस टाइम का क्या था कि सबसे बड़ा ठिकाना था, सबसे बड़ा ठिकाना था। यह भी चुंडा को दिया गया। ठीक है। दूसरा यह था कि जो सलुम्बर का सामंत होगा, सलुम्बर का सामंत होगा, वो ही मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा, वो ही हमेशा राज तिलक करेगा। ठीक है। और तीसरा यह था कि सलुम्बर का जो सामंत होगा वो ही सेनापति होगा, और राजा की अनुपस्थिति के अंदर जो मेवाड़ के ऊपर जो राजा होगा, जो मैन राजा की अनुपस्थिति में, वो सलुम्बर का जो सामंत होगा वो ही मेवाड़ के ऊपर जो राजा का कामकाज है वो राजा की अनुपस्थिति में वो ही राजा का कामकाज देखेगा। एक ये था जितने भी राजपत्र होंगे उनमें राजा के साथ सलुम्बर के सामंत का ठीक है। सामंत को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्यूडल लॉर्ड। ठीक है। कि जो सलुम्बर का फ्यूडल लॉर्ड होगा उसके भी साइन होंगे, जितने भी राजपत्र हैं, गैजेट्स होंगे जो मेवाड़ के, उन गैजेट्स के ऊपर सलुम्बर का जो फ्यूडल लॉर्ड होगा उसके भी सिग्नेचर होंगे और वहां के किंग के सिग्नेचर के साथ साथ। और सलुम्बर का जो सामंत होगा वो हमेशा हरावल में लड़ेगा। हरावल, देखो मैं आपको बता देता हूं, जो हरावल में लड़ेगा, सेना की जो टुकड़ियां होती हैं वो 2 भागों में बटी हुई होती है। एक तो हरावल होती है, एक होती है चंदावल। ये होती है जो आगे लड़ती है,
और ये होती है जो पीछे लड़ती है। जो आर्मी होती है, जो आर्मी के जो फ्रंट वाले जो सैनिक होते हैं, फ्रंट की जो टुकड़ी होती है ना, फ्रंट की टुकड़ी होती है, और ये होती है बैक की। ये फ्रंट की टुकड़ी होती है, उसको हरावल कहते हैं, और जो पीछे वाली टुकड़ियां होती हैं उनको चंदावल कहते हैं। जो हरावल होती हैं वो इलाइट कैटेगरी के जो सामंत होते हैं, इलाइट कैटेगरी के जो सैनिक होते हैं, वो ही हरावल के अंदर होते हैं। तो हरावल होती है वो ताकतवर एक सेना की टुकड़ी होती है, और इसको लीड करने वाला भी एक ताकतवर आदमी होता है। तो हमेशा जो सलूम्बर का सामंत होगा, सलूम्बर का जो फ्यूडल लॉर्ड होगा, वो हरावल को लीड करेगा। एक ये भी था कि हमेशा फ्यूचर के अंदर, ठीक है। ये वाले कुछ विशेषाधिकार थे जो चुंडा को दिए गए थे। फिर आगे जाकर के जो गुहिल वंश की जो चुंडावत है ना, चुंडावत शाखा है, वो इस चुंडा के नाम से ही पड़ी थी। हम देखते हैं ना कई राजपूत है, उनके नाम के आगे चुंडावत लगता है, वो उसी वहीं से शुरू हुए हैं। जो राणा चुंडा थे उनके वंशज हैं वो सारे, इसलिए चुंडावत जो शाखा थी वो वहीं से शुरू हुई। हमने राणा लाखा पढ़ लिया। अब अगला जो राजा है वो होता है राणा लाखा का बेटा मोक्कल। मोक्कल, इनका शासन था 1421 से लेकर के 1433 में। राणा लाखा की मृत्यु के बाद में मोक्कल को राजा बनाया गया। ये मोक्कल कौन है? ये मोक्कल वही हंसाबाई का बेटा है। हंसाबाई का बेटा। हंसाबाई कौन है? मैंने आपको बताई थी, ये मारवाड़ के राठौड़ों की राजकुमारी होती है। मोक्कल था, इसका एक संरक्षक था जिसका नाम था रणमल। अब असल में यह हुआ था कि जब राणा लाखा था उस टाइम में यह भी कहा गया था कि मोक्कल था, इसका संरक्षक बनाया जाएगा चुंडा को। चुंडा हमेशा इसका संरक्षक होगा मोक्कल का। लेकिन हंसाबाई को लगा कि चुंडा है वो धीरे धीरे मेवाड़ के ऊपर अपना ज्यादा प्रभाव जमा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि मोक्कल को ये हटा दे और खुद जाकर के मेवाड़ का राजा बन जाए। इसलिए हंसाबाई को विश्वास नहीं रहा चुंडा के ऊपर, इसलिए इसने रणमल, रणमल कौन था? ये हंसाबाई का भाई था। रणमल था हंसाबाई का भाई था। तो कौन था ये रणमल? राठौड़ था। कहां का था? मारवाड़ का, हंसाबाई का भाई। तो हंसाबाई क्या करती है, चुंडा पर विश्वास नहीं होता है तो चुंडा को हटा देती है, किनारे लगा देती है, और अपना भाई होता है रणमल, उसको बुला लेती है। चुंडा को जब पता चला कि हंसाबाई मेरे पे विश्वास नहीं कर रही, चुंडा को बहुत बुरा लगता है। चुंडा को लगता है कि मैंने इतना त्याग किया है मेवाड़ के लिए, मैंने अपना जो उत्तराधिकार का जो अधिकार था मैंने उसको छोड़ा है मोक्कल के लिए, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं किया जा रहा है। तो चुंडा बहुत ज्यादा आहत होता है और चुंडा मेवाड़ को छोड़ देता। मेवाड़ छोड़ करके ये मालवा चला जाता है। मालवा चला जाता है। इसको बहुत आहत होता है और मालवा चला जाता है मेवाड़ छोड़ करके। मालवा था, मालवा का राजा उस टाइम होता होसंग शाह है। ये होसंग शाह के पास चला जाता है, वहां पर आकर के ये कुछ नौकरी करने लग जाता है अपनी, और इसने मेवाड़ छोड़ दिया था। अब चुंडा के बाद में रणमल हो, वो मोक्कल का संरक्षक बनता है। अब मोक्कल के राज में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, वो देख लेते हैं। एक तो एकलिंग जी का मंदिर है। एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा बनवाया। परकोटा बनवाया। देखो एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? रावल बप्पा ने, ठीक है। और कहां पर है एकलिंग जी का मंदिर? ये मैंने आपको
पहले लेक्चर के अंदर बताया था, नागदा में उन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई थी। वहीं पर उन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। एक शिव जी का मंदिर बनवाया था जिसका नाम है चित्तौड़ में संबिदेश्वर मंदिर। संबिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। मंदिर बनवाया नहीं था, का पुनर्निर्माण करवाया था। ये एक्चुअली में भोज परमारों का बनाया हुआ मंदिर था। भोज परमार जो शासक थे, भोज परमारों का त्रिभुवन मंदिर था। ये त्रिभुवन मंदिर था जिसका पुनर्निर्माण करा करके संबिदेश्वर नाम इसको दे दिया था। संबिदेश्वर मंदिर था। ये स्वर जहां भी लगता है ये शिव जी के मंदिर होते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि सन 1433 के अंदर एक अहमदाबाद का राजा होता है, गुजरात का राजा होता है, जिसका नाम है अहमद शाह। अहमद शाह गुजरात का राजा, वो चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। जैसे ही चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है तो मोक्कल है इसे युद्ध करने के लिए जाता है। तो एक रास्ते में जीलवाड़ा नामक एक जगह पड़ती है। जीलवाड़ा की घाटी भी है। ये कहां पर आज के टाइम में? राजसमंद में। जीलवाड़ा पड़ती है। वहां पर एक कैंप डाल करके बैठा हुआ था। तो वहां पर 3 इसके सैनिक होते हैं जिनका नाम था चाचा, एक का नाम था मेरा, एक का नाम था महपा पंवार। वो इसकी हत्या कर देते हैं मोक्कल की। तो मोक्कल फिर 1433 में इसका शासन खत्म हो जाता है। ठीक है, ये तीनों इसकी हत्या करके कहां चले जाते हैं? मालवा में चले जाते हैं। और मालवा का राजा कौन था? होशंग शाह। ठीक है, यहां तक मोक्कल का राज रहता है चित्तौड़ के अंदर, मेवाड़ के अंदर। चित्तौड़ का किंग था। वहां पर चाचा मेरा महपा पंवार ने मोक्कल की हत्या कर दी। और अब मोक्कल का अगला बेटा है जिसका नाम था राणा कुंभा। ये चित्तौड़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हुआ है। ये उस टाइम में बहुत छोटा था उम्र के अंदर। तो अब अगला राजा चित्तौड़ का ये बनता, जो चित्तौड़ के जो फ्यूडल लॉर्ड थे उन्होंने इसको राजगद्दी पर बिठा दिया। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं यहां पर राणा कुंभा ने 1433 से लेकर के 1468 तक चित्तौड़ के ऊपर मेवाड़ के ऊपर अपना राज किया। यह भी एक लंबा कार्यकाल था इनका। राणा कुंभा की बहुत ज्यादा उपलब्धियां थी। राणा कुंभा एक वीर राजा भी था जिसने बहुत सारे युद्ध लड़े और अपने हर एक युद्ध के अंदर जीता। वो आज तक कभी किसी से नहीं हारा। उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां भी सबसे ज्यादा हैं। मैं पढ़ता हूँ राजस्थान का इतिहास, तो इसमें किसी भी और राजा को पढ़ते हैं उनमें से सबसे ज्यादा राणा कुंभा मिलता है, जिसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हर किसी राजा से बहुत ज्यादा है। ये हर चीज में एक्सपर्ट था। ये कला संस्कृति के अंदर भी एक्सपर्ट था। ये युद्ध के अंदर भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। इसलिए जो सबसे ज्यादा इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा चीजें मिलती हैं वो राणा कुंभा की मिलती हैं। और क्यों मिलती हैं इसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि राणा कुंभा ने अपनी बहुत सारी किताबें भी लिखी। तो राणा कुंभा का रिटर्न में अपने को एविडेंस और प्रूफ मिला इतिहास के रूप में। इसलिए इतिहास के अंदर जितनी भी चीजें आके फ्यूचर के अंदर लिखी गई, वहां पर एविडेंस के आधार के ऊपर ही वो चीजें लिखी गई थी, वो प्रूव करी गई थी। तो राणा कुंभा से रिलेटेड अपने को बहुत सारे शिलालेख, अभिलेख या पुस्तकें मिली हैं जो राणा कुंभा थी इसकी अपने को इंफॉर्मेशन देती हैं। इसलिए इतिहास में सबसे ज्यादा जो लिटरेचर मिलता है वो अपने को राणा कुंभा का मिलता है, पुराने राजाओं की बात करें तो। राणा कुंभा के बारे में छोटी छोटी चीजें हैं। इसके माता पिता के बारे में, ये कौन था? मोक्कल था। और इसकी पत्नी थी, उसका नाम था माता थी, उसका नाम था सौभाग्यवती परमार। मतलब सौभाग्यवती परमार कौन थी? मोक्कल की पत्नी। तो कुंभा की माता होगी ना।
इसका संरक्षक, अब यहां पर भी लोचा था। तो हंसाबाई थी, वो कुंभा की दादी थी। तो हंसाबाई ने सोचा कि रणमल फिर उस टाइम में मोकल का कुछ टाइम तक संरक्षक रहा था, फिर मोकल जब मैच्योर हो गया तब वो वापस अपने मारवाड़ के अंदर चला गया था। तो हंसाबाई ने सोचा कि अब मोकल से अच्छा कोई संरक्षक हो नहीं सकता, तो उसने रणमल से अच्छा कोई संरक्षक हो भी नहीं सकता। रणमल था भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था, और मेवाड़ के ऊपर उस टाइम में बहुत ज़्यादा खतरा भी मंडरा रहा था, क्योंकि जो राणा कुंभा था वो बहुत छोटा था उम्र के अंदर, और मोकल की हत्या कर दी गई थी। अंदर बहुत साजिशें चल रही थी, फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो भी इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए थे। तो इन्होंने वापस उस रणमल को बुलाया। रणमल किसका संरक्षक? राणा कुंभा का भी संरक्षक बना। तो ये ध्यान रखना कि रणमल था, ये मोकल का भी संरक्षक था और कुंभा का भी संरक्षक था। ये दो दो राजाओं का संरक्षक बना। अब यहीं से रणमल की कुछ कहानियां हैं, वो मैं आपको बताता हूं, वो भी इतिहास में पूछी जाती है, वो इंपॉर्टेंट है। रणमल ने सबसे पहले आते ही तो कुंभा थे, इसके पिता की हत्या का बदला लिया। इसने चाचा मेरा महपा पंवार थे, इन तीनों को मोकल की हत्या का बदला लिया। हत्या का बदला लिया। चाचा मेरा महपा पंवार जो तीन थे, जो सैनिक थे, इन्होंने मोकल को मारा था। तो उन सभी को ढूंढ करके इसने मारा, वापस मार दिया था। चाचा मेरा महपा, इन सभी की हत्या कर दी थी। ठीक है। फिर रणमल था, वो उसकी चित्तौड़ के अंदर बहुत ज़्यादा चलने लग गई थी, उसका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया था। हस्तक्षेप बढ़ गया तो उसने एक बार सोचा कि अब क्यों ना मैं चित्तौड़ के ऊपर ही अपना अधिकार जमा लूं। तो रणमल ने धीरे धीरे करके अपने जितने भी बेटे थे, अपने भाई थे, सभी को चित्तौड़ के अंदर जो प्रमुख पद थे वहां पर आकर के बैठा दिया, और चित्तौड़ का जो शासन था उसके ऊपर अपना बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप शुरू कर दिया। रणमल ने जब इतना हस्तक्षेप शुरू कर दिया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुंभा को ही मार करके मैं यहाँ का राजा बन जाऊं। उस टाइम में रणमल के अलावा एक राघव देव था जो कुंभा का भाई था, सॉरी कुंभा का नहीं, चुंडा का भाई था। चुंडा तो यहां पर था नहीं, चुंडा तो चला गया था मेवाड़ छोड़ करके। चुंडा का भाई था राघव देव। इसने राघव देव की हत्या कर दी रणमल ने, कि सोचा कि एक राघव देव है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, उसकी मैं हत्या कर देता हूँ, उसके बाद में कोई इस वंश में बचेगा ही नहीं, उसके बाद में केवल कुंभा बचेगा, मैं कुंभा की हत्या कर देता हूँ, उसके बाद में मेवाड़ के ऊपर भी हमारा अधिकार हो जाएगा। यह बात हंसाबाई को पता चल जाती है। हंसाबाई को यह बात पता चलती है तो हंसाबाई क्या करती है कि वापस चुंडा से कांटेक्ट करती है, चुंडा से विनती करती है, आग्रह करती है कि जो पुरानी बातें हैं उनको भूल जाओ, हमसे गलती होगी, आप वापस चित्तौड़ है वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, चित्तौड़ आपको आकर के चित्तौड़ को आपको बचाना होगा। तो चुंडा वापस आता है, चित्तौड़ आता है, चुंडा वापस चित्तौड़ आता है। वापस चित्तौड़ आता है। फिर ये सोचते हैं कि इसको रणमल को रास्ते से हटाना होगा। रणमल को रास्ते से नहीं हटाया तो रणमल का प्रभाव खत्म नहीं होगा और ये हो सकता है कि कुंभा को मार करके चित्तौड़ के ऊपर अपना वापस अधिकार जमा लेगा। तो रणमल की एक प्रेमिका होती है, उसका नाम होता है भारमली। ये लोग भारमली को तैयार करते हैं और भारमली को कहते हैं कि तुम शराब के अंदर जहर डाल करके रणमल को दे देना, जिससे रणमल की मौत हो जाए और जो रणमल की नाम की जो समस्या है चित्तौड़ के ऊपर आ रही है वो खत्म हो जाए। तो भारमली ने ऐसा ही किया कि रणमल को जहर दे देती है और रणमल की मौत हो जाती है। उसी टाइम में क्या करते हैं कि जैसे ही रणमल की मौत होती है तो चुंडा वहां पर टूट पड़ता है। जितने भी वहां पर राठौड़ होते हैं मारवाड़ के, जिनको रणमल यहाँ पर महत्वपूर्ण पद देकर के बैठाया हुआ होता है, उन सभी की को मारना शुरू कर देते हैं। वहां पर मारकाट शुरू हो जाती है, लगभग सभी को खत्म कर देते हैं। तो रणमल का बेटा होता है जोधा। चलो अगले पेज से शुरू करते हैं। जोधा, वो भी कहते हैं कि जोधा वो भी उस टाइम में
चित्तौड़ के किले के अंदर ही होता है। रणमल का बेटा जोधा भी वहीं पर होता है। जब जोधा को पता चलता है कि उसके पिता को मार दिया गया है तो जोधा वहां से दौड़ लगाता है, जोधा वहां से भागता है और एक बीकानेर में आकर के रुकता है। भाई बीकानेर में एक काहुनी गांव है, बीकानेर काहुनी गांव में शरण लेता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जोधा रणमल की हत्या के बाद में जोधा कहां पर शरण लेता है, वो बीकानेर के काहुनी गांव में शरण लेता है। उस टाइम में जो राठौड़ थे मारवाड़ के, उनकी मंडोर राजधानी हुआ करती थी। राठौड़ों की राजधानी थी, की राजधानी मंडोर थी। ठीक है, यही जोधा होता है आगे जाकर के जो जोधपुर बसाता है। ठीक है, यही जोधा है जो जोधपुर बसाता है। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ गई। जब तक सारी चीजें शांत हो गई, अब चित्तौड़ का शासन एकदम से सही चलने लग गया। चुंडा था वो संरक्षक बन करके कुंभा का संरक्षक होता है। अब कुंभा थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है। अब होते हैं कुछ युद्ध। सबसे पहले होता है सारंगपुर का युद्ध। हम पढ़ रहे हैं कुंभा। 1433 से 68 वाला कुंभा पढ़ रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट युद्ध है सारंगपुर का युद्ध। यह होता है कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कहां का है? मालवा का राजा है। कुंभा युद्ध की घोषणा कर देता है महमूद खिलजी के खिलाफ। इसके पीछे कारण है क्योंकि ये मालवा वाले ही थे जिन्होंने कुंभा के जो पिता के हत्यारे थे उनको शरण दी थी, मोक्कल के हत्यारों को शरण दी थी। इन्होंने कारण पूछ लिया जाए तो मोक्कल के हत्यारों को शरण दी थी। इसलिए महमूद खिलजी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है और इसमें कुंभा जीत जाता है। और जीतने के बाद में चित्तौड़ के किले के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। विजय स्तंभ। चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? सारंगपुर के युद्ध की जीत के बाद में। और सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है। कई बार विजय स्तंभ के बारे में पूछ लेते हैं, किस सन में बना था? 1437 में बना था। किसने? कुंभा ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? महमूद खिलजी जो मालवा का राजा था उसको हरा करके। उसने महमूद खिलजी के साथ में युद्ध क्यों किया? क्योंकि महमूद खिलजी था, इन्होंने मोक्कल के हत्यारों को शरण दी थी। फिर आगे जब इसने महमूद खिलजी को हरा दिया तो महमूद खिलजी भी मालवा का राजा था। मालवा भी एक बहुत ही बड़ी रियासत हुआ करती थी और मालवा के राजा भी बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे। तो मालवा के अंदर भी मुस्लिम राजा था और उस टाइम में गुजरात का राजा था, वो भी मुस्लिम राजा था। तो दोनों के बीच में थोड़ी अच्छी बनती थी। तो दोनों ने मिलकर के एक संधि करी थी जिसका नाम था चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि भी हम पढ़ रहे हैं कुंभा। चंपानेर की संधि करी थी। यह संधि करी थी 1456 में। ये किस किसने करी थी उस टाइम में? एक तो था महमूद खिलजी प्लस कुतुबुद्दीन शाह।
महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह के बीच में ये संधि होती है। ये था मालवा का और कुतुबुद्दीन शाह होता है गुजरात का राजा। इन्होंने सोचा था कि महमूद खिलजी ने सोचा था कि मैं अकेला तो कुंभा को हरा नहीं सकता, हम दोनों मिलकर के कुंभा को हराते हैं। इसका पर्पज जो उद्देश्य है, उद्देश्य ये क्या था? कुंभा को हराना। (1456) के अंदर इन्होंने संधि करी और 1457 के अंदर ये युद्ध करने के लिए आगे बदनौर में। बदनौर का युद्ध, बदनौर का युद्ध कब हुआ? 1457 में, एक साल बाद में। इसमें कुंभा ने, कहते हैं कुंभा ने मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। ठीक, कुंभा अब तक 2 युद्ध जीत चुका है। बदनौर के युद्ध के बाद में एक और आता है। उस टाइम में कुंभा के साथ में मारवाड़ का भी विवाद चल रहा था। कुंभा था वो पीछे पड़ा हुआ था जोधा के। जोधा उस टाइम में भाग गया था बीकानेर, बीकानेर के काहुनी गांव में उसने शरण ली थी। फिर कुंभा ने आक्रमण किया और कुंभा ने जोधपुर भी, मंडोर जीत लिया, मंडोर जीत लिया कुंभा ने। मंडोर जीत लिया तो इनको राज्य से बेदखल कर दिया राठौड़ों को। तो जोधा कभी अपने सैनिकों को इकट्ठा करता और मंडोर को वापस लेने की खूब कोशिश करता, लेकिन नहीं ले पाता था, कुंभा को कभी नहीं हरा पाया। अंत में जाकर के जोधा है वो संधि करता है, जोधा संधि करता है कुंभा के साथ में। इस संधि को बोलते हैं आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि कहते हैं। इस संधि को आवल बावल की संधि इसलिए कहा गया है कि जहां तक आंवले के पेड़ हैं वहां तक तो चित्तौड़ राज्य रहेगा, जहां से बावल के पेड़, ये अपनी झाड़ी सी होती है, बावल बोलते हैं जिसको, जहां से बावल के पेड़ शुरू हो जाएंगे वहां से मारवाड़ की सीमा शुरू हो जाएगी। इसलिए एक तरीके से सीमा निर्धारण किया था कि आप इधर कभी भी मत आना, हमारी मेवाड़ की बाउंड्री के अंदर कभी भी वापस मत घुस जाना। इस तरीके की शर्तें थी इस संधि की। ये आवल बावल की संधि थी। इसकी जो सीमा का निर्धारण था वो सोजत पाली, सोजत है, सोजत की मेहंदी बहुत ही फेमस है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। पाली इसकी सीमा निर्धारण रही एक तरीके से। इसके बाद में मंडोर था वो वापस दे दिया, कुंभा ने जोधा को मंडोर वापस दे दिया। तो उस टाइम में संधियां होती थी तो कुछ रिश्ते बन जाते थे राजाओं के बीच में। तो जो कुंभा का बेटा था, कुंभा का बेटा रायमल, है ना, की शादी श्रृंगार कंवरी, ये किसकी थी? जोधा की बेटी। जोधा की बेटी के साथ में कुंभा का बेटा था रायमल, उसकी शादी करती। फिर इनके बीच में जो विवाद था वो खत्म हो जाता है। इसके बाद में कहते हैं कि कुंभा ने सिरोही का सहसमल देवड़ा था उसको भी हराया था। सिरोही के सहसमल देवड़ा को हराया। देवड़ा को हराया। इसके बाद में एक नागौर के अंदर, यहां पर शुरू करते हैं। नागौर में का राजा था फिरोज खां।
इसके दो बेटे थे, एक का नाम था शम्स खां और दूसरे का बेटा था मुजाहिद खां। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था। उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था दोनों के बीच में। इस उत्तराधिकार युद्ध के अंदर शम्स खां की कुंभा ने सहायता की और इसको हराया। मुजाहिद खां को हराया और शम्स खां की कुंभा ने सहायता करी और शम्स खां को नागौर की गद्दी पर बिठाया। ये हमने कुंभा के जो युद्ध थे उनके बारे में डिस्कशन किया। अब कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा बड़ा चैप्टर होगा, इसलिए अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।